सपोज़ मेरी उम्र 40 साल है और ऐसा पॉसिबल है कि मेरे जो लंग्स हैं उनकी उम्र 50 या 60, यानी मेरी जो एक्चुअल उम्र है उससे ज़्यादा बूढ़े मेरे लंग्स हों। आपकी वाइटल कैपेसिटी होनी चाहिए 4.5 लीटर। ओके। अगर आपकी 3.5 है तो हम कहेंगे आपकी 75% है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि लंग्स मेरे फिट हैं या नहीं है? एक फूंक में लंग के सारे फंक्शन आ जाते हैं, उनकी कैपेसिटी आ जाती है। अगर कोई घर में खुद से चेक करना चाहे बिना मशीन के? सैचुरेशन प्रोब जो होती है ना उंगली में, वो डाल के आप फास्ट चलें। ठीक है। तो अगर आपका सैचुरेशन 3% से ज़्यादा कम नहीं होता है तो इसका मतलब आप अमूमन आप यू आर ओके। दिल्ली का जो लंग होता है वो ऑपरेशन के दौरान एकदम काला दिखता है। दिल्ली के अलावा अगर सबसे पिंक, सबसे साफ सुथरा फेफड़ा? अच्छा फेफड़ा हिमाचल प्रदेश से 5% से कम लोग दुनिया में हैं जो प्रॉपर हेल्दी है। सिर्फ 5%? हमारी सांस रोज फूलनी चाहिए किसी वजह से। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन एक थर्ड हैंड स्मोक भी होता है, कभी नुकसान। इस पे तो कोई कभी बात ही नहीं करता है। इस समय इंडिया में COPD सबसे कॉमन। ऐसा कैंसर है जो आपका लंग्स का है जो सबसे ज़्यादा डेथ की वजह बनता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं इसलिए वजह बनता है, या उसकी जो मतलब वो इतना नुकसान पहुंचाता है? अगर किसी ने 15 साल से सिगरेट छोड़ दी है तो उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लंग कैंसर की रिस्क मिनस्क्यूल हो जाती है। कोई स्मोकिंग आज क्विट करता है तो उसके लंग्स किस तरीके से क्या चेंज होगा? क्योंकि 90% ऑफ लंग कैंसर स्मोकर्स में होता है, लेकिन दिल्ली का डेटा है कि 40% लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में। AC में हम लोग ज़्यादातर वक्त अब बिताते हैं, तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट है लंग्स के लिए? मास्क एक्चुअल में इफेक्टिव है? लेकिन जो N95 मास्क होता है उससे भी एक बेटर मास्क होता है। एक मेरे पेशेंट है, उन्होंने N99 मास्क मंगाया, सुबह लगाया और शाम तक बिल्कुल काला हो। अगर 10 मिनट का ही टाइम आपके पास हो दिन में, तब आप कौन सी एक्सरसाइज उनको रिकमेंड करेंगे? लंग्स के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए हर स्मोकर को और नॉन स्मोकर को? फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हेल्थ ओपीडी। दोस्तों, हम लोग अक्सर अपनी उम्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लंग्स, उनकी उम्र कितनी है। क्या हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं? आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन वाकई हमारी लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, स्मोकिंग की टेंडेंसी और कुछ हमारी खराब आदतों की वजह से हमारे फेफड़े वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छी बात यह है कि अगर हम खराब आदतों को छोड़ देते हैं तो जो नुकसान हमारे लंग्स को हो चुका है उसे काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, यानी हमारे जो लंग्स हैं वो वापस हेल्दी हो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं लंग्स से जुड़े हुए, कैसे उनकी सेहत को अच्छा किया जा सकता है, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, ये सारी बातें होंगी हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर GC खिलनानी। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ PSRI, इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन। इससे पहले सर एम्स में भी पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, लगभग 44 साल का अनुभव है। तो आज जो भी सवाल है हमारे मन में लंग्स से जुड़े हुए, लंग्स की बीमारी से जुड़े हुए, उन सब के सवाल इस पॉडकास्ट में देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, ये बताइए कि अगर हम आपसे ये चीज़ जानना चाहें कि सपोज़ मेरी उम्र 40 साल है और ऐसा पॉसिबल है कि मेरे जो लंग्स हैं उनकी उम्र 50 या 60, यानी मेरी जो एक्चुअल उम्र है उससे ज़्यादा बूढ़े मेरे लंग्स हों। हाँ, ये हो सकता है। अगर आपने धूम्रपान किया हुआ है, ओके, या आपको कोई अस्थमा की बीमारी है, या ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, या कह लें कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके लंग्स जो है ना, हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो गए हो, तो ऐसे कोई फेफड़े की उम्र नहीं होती जी। लेकिन हमारे लंग फंक्शंस होते हैं जिसको कि उस कैपेसिटी को नापा जाता है। और कैपेसिटी को नापा जाता है, जैसे एक 21 साल का नौजवान है, हेल्दी है, उसकी जो वाइटल कैपेसिटी होती है करीब 5 लीटर होती है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब वो कितनी हवा फूंक सकता है एक बार में। ओके। तो वो 5 लीटर कहाँ से आया? 5 लीटर ऐसे आया है कि वो 10,000
लोगों का, नॉर्मल लोगों का लंग फंक्शन किया, उसका एवरेज निकाला तो इतना होना चाहिए। तो जैसे आपका है, जो भी आपकी हाइट, वेट और उम्र के हिसाब से आपकी वाइटल कैपेसिटी होनी चाहिए 4.5 लीटर। अगर आपकी 3.5 है तो हम कहेंगे आपकी 75% है। ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट होता है। तो ये कितनी देर में फूकना है, ये एवरेज वो कितने का? एक तरीका होता है, स्पायरोमेट्री कहते अच्छा। हैं उसको। एक लंबा सांस लेके फूंकते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉनिकली मशीन में सारा रिकॉर्ड होता है, उसको लंग फंक्शंस कहते हैं। और उसके साथ अगर आदमी एक्सरे या सीटी करे और देखे कि कोई स्ट्रक्चरल लंग डिजीज नहीं है, तो फिर कहते हैं कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो 100% है, 110% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है। तो ये एक एस्टिमेट होता है कि जी। तो उसकी बात करें, जैसे दिल्ली के बच्चे जो है, जो 5 साल के आसपास, तो ये एम्स में एक स्टडी हुई थी कि दिल्ली के बच्चों की लंग फंक्शंस कंपेयर किए गए थे तिरुपति के बच्चों से, सिमिलर लेवल के स्कूल से। ये पब्लिश स्टडी है जिसका मैं भी एक हिस्सा था। तो दिल्ली के बच्चों की लंग कैपेसिटी कमज़ोर थी। तो इस तरह से जो है ना, जो लंग कैपेसिटी होती है एक मेजर होता है लंग फंक्शंस का, और उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। जी, क्योंकि देखिए ये जो हमारी बातचीत है वो इसीलिए हम ये इस विषय पे यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि आपने दिल्ली की बात की, जो आप स्टडी की बात कर रहे हैं वो भी दिल्ली की बात हो रही है, और जो आपने कहा कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो सकती है अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं। तो दिल्ली का पॉल्यूशन तो हम लोग सब जानते हैं, दिल्ली एनसीआर में जो है। लेकिन एक चीज़ और है कि पॉल्यूशन के अलावा दूसरों के लाइफस्टाइल, वो भी अक्सर हम देख रहे हैं कि इधर बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है। तो यही रीज़न है कि हमें लगा कि हम ये जानना चाहते थे आपसे कि ऐसा जो लोग कहते हैं कि आपकी जो कैपेसिटी है, हो सकता है कि आपकी उम्र 50 साल हो, लेकिन आपकी जो बॉडी अंदर है इंटरनली फील करती है 40 साल के बराबर जवान हो, और ये भी हो सकता है कि 50 में आप 60 जैसा आपका शरीर हो। तो इसीलिए मैंने ये आपसे जानना चाहा था कि लंग्स भी हमारा ऐसा पॉसिबल है कि हम जवान हो लेकिन हमारे लंग्स थोड़े बूढ़े हों। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि लंग्स मेरे फिट हैं या नहीं है? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा प्रियंका आपने प्रश्न पूछा है कि लंग की हेल्थ जानने के लिए पहले तो सिम्टम्स जी, क्या व्यक्ति को खांसी होती है, या चलने में सांस फूलता है, या सीढ़ी चढ़ने में उसको सांस फूलता है, या 3 मंजिल चढ़ना पड़े तो उसको रुकना पड़ता है या नहीं, या और कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके अलावा जो लंग की हेल्थ को जानने का जो तरीका होता है उसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं, जिसकी मैंने बात करी आपसे। उसमें लंग फंक्शन सारे आ जाते हैं, एक फूंक में लंग के सारे फंक्शन आ जाते हैं, उनकी कैपेसिटी आ जाती है। दूसरा एक तरीका होता है जो आजकल जब से ये जो सैचुरेशन हम जो नापते हैं जी, तो वो हम टेस्ट करते हैं कि आदमी को 6 मिनट के लिए फास्ट वॉक कराते हैं, जो 96, 97, 97, 98 सैचुरेशन होता है। अगर उसके लंग्स कमज़ोर हैं तो वो जब स्पीड से चलेगा तो वो सैचुरेशन ड्रॉप करता है। उसको 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं। उसका दूसरा जो सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है वो डिफ्यूजन कैपेसिटी कहते हैं, कि लंग की कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। उसका एक अलग टेस्ट होता है। इसकी मशीनें होती हैं आजकल जो है ना, वो सारा टेस्ट हो जाता है। ओके, अगर कोई घर में खुद से चेक करना चाहे बिना मशीन के, तो उसके लिए आपका सजेशन क्या होगा? घर में कोई मशीन नहीं होती, हाँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि मेरे लंग्स ठीक है कि नहीं है कि तो वो सैचुरेशन प्रोब जो होती है ना उंगली में, वो डाल के आप फास्ट चलें। ठीक है। तो अगर आपका सैचुरेशन 3% से ज़्यादा कम नहीं होता है तो इसका मतलब आप अमूमन आप यू आर ओके, आपका ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ये 6 मिनट वाला, ये सेम ही टेस्ट है? हाँ, सेम ही है, पर वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। उसमें हार्ट रेट भी चेक करते हैं, एक मास्क भी लगाते हैं, लंग कैपेसिटी भी पता लग जाती है। वो लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट है। ये टेस्ट जो आपने पूछा है कि अपने घर में ही जो है ना कर सकते हैं। ये बताएं सर कि मान लीजिए दिल्ली का कोई एक इंसान है जो आपके पास आता है, और एक चूँकि आप चेन्नई का जिक्र कर रहे थे, तो चेन्नई की ही हम अभी इमेजिन कर लेते हैं। दोनों के फेफड़े आपके सामने हैं, दोनों के लंग्स में आपको क्या डिफरेंस लगेगा, दिल्ली और चेन्नई? हाँ, तो एक पिक्चर है जो
डॉक्टर अरविंद कुमार ने मेरे को दी थी, जी जो कि चेस्ट सर्जन है अभी मेदांता में। जी तो जो दिल्ली का जो लंग होता है वो ऑपरेशन के दौरान एकदम काला दिखता, और उसका जो कालापन होता है वो किसी भी धुलाई से, किसी भी इनहेलर से, किसी भी एंटीबायोटिक से साफ नहीं हो सकता है। एज कम्पेयर टू वो लंग दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश का, जो बिल्कुल पिंक होता है। अच्छा। और आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में वीडियोस जब में देखा। खांसी होती है तो जो स्पेशली दिवाली के आसपास जो बलगम निकलता है वो ब्लैक कलर ब्लैक। का होता है, तो वो धुआं होता है, वो जो पार्टिकुलेट मैटर कह लो या कुछ भी कह लो। तो वायु प्रदूषण तो एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, और इंडिया का तो स्पेशली। सर आप इतनी लंबे टाइम एम्स में रहे, तो एम्स में तो देश के हर कोने का इंसान आता है, जी। ठीक है, हर तबके का आता है। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि दिल्ली की तो हम बात कर ही रहे हैं, दिल्ली के अलावा अगर सबसे पिंक, सबसे साफ सुथरा फेफड़ा आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा, किस इलाके का था? नहीं, सबसे अच्छा फेफड़ा मैंने बताया ना, हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी इलाके होते हैं जी जहाँ के वायु प्रदूषण नहीं के बराबर होता है, जो गांव में छोटे छोटे गांव होते हैं, 100 घरों के गांव होते हैं, वहाँ पॉल्यूशन कहाँ से आएगा? आउटडोर पॉल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन वहाँ के दूसरे मसले। मैं कारगिल भी गया हूँ जी। कारगिल में लोगों को एग्जामिन भी किया है हेल्थ मेले में, तो सब हर जगह का अपना अपना होता है। लेकिन जो ये दिल्ली ही नहीं है, आप अलीगढ़ चले जाएं, आप पूरा यूपी चले जाएं, कानपुर चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, तो वायु प्रदूषण से जो लंग्स से सिर्फ दिल्ली वालों के ख़राब नहीं हो रहे, बहुत लोगों के ख़राब हो रहे हैं। लेकिन हाँ, दिल्ली की बात ज़्यादा प्रोमिनेंस में आती है, स्टडीज़ यहाँ ज़्यादा कंडक्ट होती है तो ज़्यादा पता लगता है। लेकिन सच ये है कि पूरी दुनिया में 95% लोग जो है ना वो हेल्दी एयर में ब्रीथ नहीं कर रहे। एक्सटेंट का फ़र्क है, सिर्फ 5% है। मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर हूँ, तो उनके जो पैरामीटर्स जो अभी लेटेस्ट WHO के जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से 5% से कम लोग दुनिया में हैं जो प्रॉपर हेल्दी है। सिर्फ 5%? 5%। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कह सकते हैं अगर पॉल्यूशन है तो उससे हम अपने लेवल पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। स्मोकिंग हम सब जानते हैं। नहीं, स्मोकिंग तो एक चीज़ है, उसके अलावा जो पहले हम ये बात करें कि कौन सी लंग की बीमारियां हैं जो कॉमन है, उस वहाँ से चलेंगे तो आगे बात नहीं तो उससे और पहले एक सवाल मेरे मन में आता है कि हम लोगों को लगता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो उनका एक ही काम है, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा काम है। तो आप सबसे पहले हमें बताएं कि क्या क्या काम करते हैं हमारे तो फेफड़े। जैसे हम 10,000 लीटर हवा जी रोज 24 घंटे में लेते हैं, हर सांस के साथ 500 ml लेते हैं हर मिनट में, उस हिसाब से करेंगे 8 लीटर हवा हम अंदर लेते हैं। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने का लंग का काम नहीं होता। लंग हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम जब हवा फेंकते हैं तो हवा अंदर लेते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी जाते हैं, वायरस भी जाते हैं, फंगस भी जाता है, रेगुलरली जाता है। आप किसी भी एनवायरनमेंट में हो तो पहले तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वहाँ सेल्स होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को पकड़ के वही मार देते हैं। और उसको, लेकिन उसके अलावा हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन होता है, उनका मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, हमारा जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको भी लंग मैनेज करता है। तो जो मेडिसिन्स होती हैं जी उसको भी वहाँ पहुँचते हैं, मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म भी वहाँ होता है। और 10 से 12% जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का वो लंग्स के अंदर इकट्ठा होता है। तो एक फंक्शन नहीं होता लंग्स के, हमारी इम्यूनिटी में लंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है।
जी जी। तो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लिवर भी इम्पोर्टेंट है, किडनी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सोचना कि सिर्फ हवा लेके और वहाँ से हवा चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ऐसा नहीं। तो कौन कौन सी मेजर बीमारी, वो भी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हैबिट्स पे जो हम चाह रहे थे, कौन कौन सी हैबिट्स है जो कि हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। देखिए बेसिकली जो आदतें होती हैं ना, उस आदत का मतलब होता है कि लाइफस्टाइल। जी बिल्कुल। तो आप सोचें 100 साल पहले जब जो हमारी लाइफस्टाइल थी कि हर आदमी उठेगा, काम करेगा, खेत में काम करेगा, जाना होगा तो पैदल जाएगा, दिन में खूब सारा चलेगा, रात को जब लालटेन जलाएगा और लालटेन बुझ जाएगी तो सो जाएगा। पुराने ज़माने में हर घर में रोशनदान होते थे, रोशनी से एक्सपोजर होता था। आज की डेट में जी एक व्यक्ति है, वो यंग जैसे 25 साल का नौजवान है, आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, रात को 2-3 बजे से पहले तो नहीं सोएंगे, 1-2-3 बजे सोएंगे, 9 बजे उठेंगे, 9 बजे उठ के वो चले जाएंगे अपनी कार में बैठ के, और ऑफिस बेसमेंट में होगा, नेचुरल लाइट से एक्सपोजर नहीं हुआ, मूवमेंट कुछ नहीं हुई, और फिर रात को घर पहुंचेंगे, फिर टीवी देखेंगे, अपना लैपटॉप देखेंगे, वगैरह वगैरह करके एक्सरसाइज करेंगे एज ए स्पेशल मेजर कि आज मेरे को जिम जाना है। रूटीन का सोने से पहले एक्टिविटी आपके रूटीन का हिस्सा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लंग्स को हेल्दी रखने के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक तो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, हमारी सांस रोज फूलनी चाहिए किसी वजह से, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग की हम जो है ना वो वैल्यू कहते हैं कि भाई आप डीप ब्रीदिंग करें, या जिम में जाके पसीना आना और सांस फूलना बहुत ज़रूरी है लंग हेल्थ के लिए। उसके अलावा एक्सरसाइज की बात करें तो 30 से 50 मिनट रोज़ एक्सरसाइज, चाहे वो एज के हिसाब से, वो 70-80 साल का है ब्रिस्क वॉकिंग करेगा, जो यंग है वो जॉगिंग करे, दौड़ लगाए, वो ज़रूरी है। लोग योगा करते हैं जी, बहुत अच्छी चीज़ है डीप ब्रीदिंग, लेकिन एक कपाल भारती या जो भी अनुलोम विलोम करना सफिशिएंट नहीं होता। आपको एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीदिंग भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, जॉगिंग भी करनी है, आप यथा योग, तो आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे। न सिर्फ लंग हेल्दी रहेंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग, आफ्टर ऑल हम जो सांस लेते हैं वो मसल्स के ज़रिए लेते हैं, तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हफ्ते में 2 से 3 बार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज में वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छी होती है, दौड़ना बहुत अच्छा होता है, जॉगिंग अच्छा होता है, लेकिन लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि स्विमिंग से हमारे डायफ्राम, हमारी मेन मसल्स होती हैं, वो एक्ट करती हैं। तो जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें ज़रूरी है कि आप जो है ना इन सब बातों का, अब आपने पूछा कि भाई क्या खाएं, जी नहीं उस पर मैं आऊँगी सर। पहले तो हम वही आदतें थी जो हम जानना चाह रहे थे। तो एक्टिविटी आपने बताया कि एक्टिविटी नहीं है फिजिकल, हमारे रूटीन का हिस्सा है, बाहर धूप में नहीं निकलते हैं लोग, दूसरा प्रॉब्लम टाइम शेड्यूल बहुत गड़बड़ है, तीसरा प्रॉब्लम पॉल्यूशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ओबेसिटी ठीक है, मोटापे से होता है जी, स्लीप, इनसफिशिएंट स्लीप, वो आज हम स्लीप की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसका भी जनरल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक चीज़ और है, क्योंकि हमने कहा था कि स्मोकिंग तो हम जानते हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग, मेरे घर में कोई एक शख्स स्मोकिंग करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। अब वो 2 तरह का है, एक घर के अंदर ही स्मोक कर रहे हैं, कि वो बाहर जाके बालकनी में स्मोक करते हैं, दोनों से नुकसान होगा घर के लोगों को। जो बालकनी में स्मोक करेगा उसका नुकसान बहुत कम होगा, जो कमरे में स्मोक करेगा जी। पैसिव स्मोकिंग 2 तरह की होती है, 2 वजह से होती है। एक जो सिगरेट जल रही होती है उसके बाहर से जो धुआं आता है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, एक जो आदमी इनहेल करके फिर वो एक्सहेल करता है, 2 अलग अलग तरह के उसमें केमिकल्स होते हैं, और उससे जो नुकसान होता है वो एक्सटेंट डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर होता है।
अमूमन बात करें ब्रोंकाइटिस की, एस्थमा की, COPD जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हार्ट अटैक्स की, ब्रेन स्ट्रोक की और लंग कैंसर, इसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि ये पैसिव स्मोक होते हैं। मोटा मोटा बोलूँ तो 20 से 30% इंक्रीज रिस्क होती है पैसिव स्मोकिंग की वजह से। और इन सब में एक्टिव स्मोकिंग से नहीं, एक्टिव स्मोकिंग से तो बहुत ही होती है। एक्टिव स्मोकिंग की तो बात करेंगे तो सारी रात निकल जाएगी जी। क्योंकि एक्टिव जो स्मोकिंग करता है, सपोज कोई 20 सिगरेट पीता है दिन में, जो कि कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, उसका जीवन काल 10 साल कम होता है। जीवन साल 10 साल की किसको पड़ी है, लेकिन 10 साल का कम इसलिए होता है कि बीमारियां होती हैं, चाहे वो लंग कैंसर कह लो या हार्ट अटैक्स कह लो, ब्रेन स्ट्रोक। जब आपको लकवा हो गया तो आप जी भी लिए तो क्या फायदा, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खराब हो जाती है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग तो वो है जिसने कुछ भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज वो कमरे में बैठा है या वो जो वाइफ है वो बैठी हुई है। तो पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और एक ये इसको सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं, लेकिन एक थर्ड हैंड स्मोक भी होता है। अच्छा। मतलब कि जो स्मोकिंग का जो एडवर्स इफेक्ट है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता कि जो वहाँ बैठा है, वो कुछ दिनों तक वो डस्ट रहती है उसमें, जो टेबल पे इधर उधर जो उसकी जो कण होते हैं उसका भी नुकसान। इस पे तो कोई कभी बात ही नहीं करता है। कोई नहीं बात करता, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए तो खतरा है ही, जो उसके बराबर में बैठा हुआ है चाहते या नहीं चाहते उसके लिए खतरा है, और जो बाद में भी अगर उस रूम में एंटर कर रहा है तो वहाँ पे भी ऑलरेडी उसको भी नुकसान होगा, लेकिन एक्सटेंट का फर्क होता है, लेकिन होता है उसका नुकसान। अच्छा, जब हम सिगरेट की बात करते हैं तो आजकल एक नया फैशन आ गया है, ई सिगरेट या हर्बल सिगरेट, वेप, इन सब लोग कहते हैं कि इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर हम कंपेयर करें स्मोकिंग से। बिल्कुल नुकसान नहीं है या कंपैरेटिवली कम नुकसान है? तो इसमें मैं थोड़ा समय लूँगा कि पहले तो वेपिंग क्या होती है। आदमी सिगरेट पीता है और उसका जो एडिक्शन होता है वो निकोटीन की वजह से होता है। और ये जो सिगरेट होता है या बीड़ी या हुक्का जो भी होता है, उसमें करीब 4000 केमिकल होते हैं। 4000 केमिकल होते हैं जो नुकसान करते हैं। तो ये सोचा गया कि सिगरेट पीना तो ज़रूरी है क्योंकि आदत है, तो ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि आदमी सिगरेट जैसी चीज़ पिए भी, लेकिन वो 4000 केमिकल उसके साथ ना हो। तो जो वेपिंग या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है उसमें निकोटीन होती है, जो एक लिक्विड में होती है, जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि बैटरी के द्वारा वो इवेपोरेट होती है। अच्छा। और आदमी उसको सिगरेट की तरह पीता है, तो उसको ये फीलिंग आए कि मैं पी भी रहा हूँ, निकोटीन भी जा रही है और उसको वो किक भी मिलता है। तो बड़ी अच्छी बात है भाई। और फिर ये भी कहा गया कि किसी को सिगरेट छुड़वानी हो तो इसको यूज़ किया जाए, तो वो 4000 केमिकल और उसके जो लंग कैंसर है और जो उसके जो है ना वो एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक कमेटी बनाई करीब 5-4 साल पहले, उस एक्सपर्ट कमेटी, उसका मैं भी एक हिस्सा था। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी वॉज द चेयरपर्सन। तो हमने सारा लिटरेचर रिव्यू किया। तो वी वर शॉक टू नो, हमारे लिए ये शौक था, पूरा पता भी था लेकिन और पढ़ा हमने उस कमेटी की वजह से, कि अमेरिका में मिडिल स्कूल के 9% बच्चे जो है ना वो वेपिंग कर रहे थे। मिडिल स्कूल? हाँ, और उससे जो हायर स्कूल के 13% कर रहे थे। और उसका एडवर्स इफेक्ट ये था कि जो बच्चे सिगरेट से एक्सपोज नहीं हुए थे वो वेपिंग से एक्सपोज हो रहे थे। अब वेपिंग से जब निकोटीन एडिक्शन शुरू हो गया, एक तो ये बात, फिर जब बाद में जब वेप नहीं मिला इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, तो फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो स्मोकिंग कम होने की बजाय बढ़ रहा है, एक तो ये बात। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से निकोटीन
एवेपरेट होता है वो हार्मफुल होते हैं बहुत। उससे ये रैट्स में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें कैंसर डेवलप हो रहा था, और उसमें अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ निकोटीन, मतलब एक कार्ट्रिज में 20 सिगरेट के बराबर निकोटीन अंदर जा रही थी। और उससे अब हमारे पास केस रिपोर्ट्स है जहाँ डेथ्स भी हुई है लंग की बीमारी के साथ। तो हमने ये सारा स्टडी करने के बाद एक वाइट पेपर बनाया ICMR की तरफ से और गवर्नमेंट को सबमिट किया था कि हमारे हिसाब से ये वेपिंग बैन होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने, मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऑर्डिनेंस ला के उसका बैन किया। सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एंड इज बैंड इन इंडिया एंड यूज, बट वो बैन जो चीज़ होती है वो महंगी हो जाती है पर मिलती है, ये अनफॉर्चुनेट है जी। तो सिगरेट की हिस्ट्री की बात करें तो सैकड़ों साल से लोग सिगरेट पी रहे थे। सिर्फ 1960 में सर्जन जनरल की रिपोर्ट आई कि सिगरेट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मूवीज में सभी सिगरेट पीते थे, स्टाइल था, पैशन था, तो पैशन था। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, वो फिल्म जो है ना देवानंद की जो है ना, फिर सब यंग लोग पीते थे उसको देख के। तो जब उनको सैकड़ों साल लग गए कि सिगरेट हार्मफुल है, तो वेपिंग के एक्चुअली हार्मफुल सब्जेक्ट साइंटिस्ट को प्रूव करने में काफ़ी साल लगेंगे। लेकिन अभी हमें पता है कि वो कैंसर कर सकती है, वो एस्थमा करती है, और वो निमोनिया करती है, और वेंटिलेटर पे भी जाते हैं पेशेंट। तो इसलिए वेपिंग को सेफ नहीं समझना चाहिए। पहली बात, निकोटीन का एडिक्शन घटाने की बजाय वो बढ़ाता है। और सबसे जो बात हुई है कि भाई कानून के हिसाब से पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना मना है, लेकिन वेपिंग तो मना नहीं है। वो जेब में रखते हैं, एक छोटा सा पैकेट जैसे होता है, जैसे लाइटर के जितना ही होता है, वो करके फिर वापस रख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इसको लोगों ने एक पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग का एक जरिया बना दिया, जहाँ कोई इसलिए आजकल एयरक्राफ्ट में बोलते हैं कि वेपिंग इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, बट बाकी जगह पे तो लोग पीते हैं। लेकिन मेरी समझ से, क्योंकि मैंने इसका पूरा लिटरेचर रिव्यू किया है, ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है। और इससे ये हो रहा है कि जो बच्चे लोग हैं, जो यंगर लोग हैं, वो इसको हर पार्टी में, हर गेट टुगेदर में होता है, और उससे उसका निकोटीन का एडिक्शन बढ़ रहा है, और इससे टोबैको स्मोकिंग का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। काफ़ी आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन है जी। और आई थिंक एक और चीज़ है जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो रही है इन दिनों, वो है हुक्का। आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, बार में जाइए, शीशा, खासकर, हाँ, तो वो सब बच्चे ही हैं, यंग एज के बच्चे, 18-20 साल वाले और उससे भी कम वाले, वो सब एक ही हुक्का से पी रहे थे। तो वो उसका भी नुकसान होगा ऑफ कोर्स। हाँ, उसका नुकसान बेसिकली धुआं है ना, बेसिकली धुआं होता है। और ये जो शीशा कहते हैं इसको, ये इजिप्शियन अरब कल्चर का है, तो उसमें धुआं होता है, और धुएं में कई चीज़ें डलती हैं, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस डालते हैं, कई लोग उसमें टोबैको भी डाल देते हैं। नशे बेसिकली एक वो नशा होता है, एक फैशन होता है, कोई इवनिंग नाइट पार्टी उसके बिना नहीं होती है जी। तो उसका भी नुकसान होता है 100%। तो आई थिंक हैबिट तो हमने सारी जान ली, और अब हम पहले बीमारी जानना चाहेंगे कि अगर हम फेफड़ों की बीमारियों की बात करें तो सबसे कॉमन और सबसे बड़े लेवल, सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है? तो प्रियंका, कॉमन अगर नंबर्स की बात करें, परसेंटेज की, मतलब अगर 100 लोग हैं तो इस समय इंडिया में COPD सबसे कॉमन है। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सेकंड कॉमन एस्थमा है, जो स्टडी है 3 से 7% लोगों को एस्थमा है। लेकिन एस्थमा एक बीमारी नहीं, एक टेंडेंसी होती है कि कभी अटैक हो गया, 10 साल नहीं भी हो। ट्यूबरकुलोसिस भी एक बहुत कॉमन बीमारी है और कम हो गई,
प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिल्कुल ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएगी, उसकी तरफ बहुत प्रोग्रेस हुई है और पहले की बनिस्बत बहुत कम हो गई है। लंग कैंसर घातक की बात करें और तो सबसे घातक लंग कैंसर होता है। सारे कैंसर्स में, चाहे वो ओवरी ले लो, ब्रेस्ट ले लो, ब्रेन ले लो, किडनी ले लो, मैक्सिमम डेथ्स जो है लंग कैंसर से होती है। तो यही 4-5 और इन्फेक्शंस की बात करें, क्योंकि निमोनिया जो है वो चाहे वो इन्फ्लुएंजा से हो, चाहे कोविड वॉज निमोनिया, चाहे वो बैक्टीरिया से हो। हम निमोनिया अभी वो एक फिजिशियन होते थे विलियम ऑस्लर, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ही कॉल्ड इज कैप्टन ऑफ मैन ऑफ डेथ निमोनिया को। तो आज भी वो कैप्टन है। निमोनिया इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ, पर वो एक इन्फेक्शन है, कभी भी किसी को भी हो सकता है। पर जो COPD है जी, वो पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब ये 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। और इंडिया में कुछ स्टेट्स में जहाँ स्मोकिंग और पॉल्यूशन दोनों है, ये 2nd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो गया है। तो ये बहुत कम COPD। ओके, पहले थोड़ा सा कैंसर के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि ये सबसे कॉमन ऐसा कैंसर है जो आपका लंग्स का है, जो सबसे ज़्यादा डेथ की वजह बनता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं इसलिए वजह बनता है, या उसकी जो मतलब वो इतना नुकसान पहुंचाता है कि वो आप उसे रिवाइव या उसे? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। लंग कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन नहीं होता है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट और ओवरी और यूट्रस और, लेकिन लंग कैंसर का सर्वाइवल बहुत कम है। ओके। मतलब इवन दुनिया की बात करें तो 6 में से 1 पेशेंट भी ऑपरेबल नहीं होता, ऑपरेशन की स्टेज में नहीं होता। लेट पता चलता है? लेट पता चलता है और तो उसका जब ऑपरेशन नहीं हो पाता है तो क्योर नहीं होती उसकी। हालांकि कुछ दवाइयाँ नई आ गई हैं पिछले 4-5 साल में, लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी उसकी बहुत आई है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है, लेकिन आजकल उसका जो जीवन काल ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है जी। ब्रेस्ट CA का भी जो है ना बहुत, लेकिन लंग कैंसर होते ही आप सोचते हो कि अब जो है ना मुश्किल है बहुत। तो लेट पता क्यों चलता है? क्या लोगों को लगता है जो सिम्टम्स हैं उनको लेके लोग बहुत अवेयर नहीं, लगता है खांसी तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कफ या इस तरह से बलगम हो जाना तो नॉर्मल है? तो लंग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरू में तो हल्की फुल्की खांसी होती है जिसको कि आदमी, और जो मेन सिम्टम होता है उसका एकदम खून आ जाना जी, खांसी में खून आ जाना या छाती में दर्द हो जाना, या फिर कई बार उसके फैलने के ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया, उससे पता चलता है कि ये लंग से आ रहा है। तो इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में लंग कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी लो डोज CT स्कैन की। वो तो अपने यहाँ भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। उस स्ट्रेटजी में ये है जो ये बहुत साल लग गए, 20-25 साल के शोध के बाद ये लगा। पहले उन्होंने एक्सरे करना शुरू किया लोगों के, 10,000 लोगों के एक्सरे करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई मोर्टेलिटी में फ़र्क नहीं आया। फिर उन्होंने लो डोज CT यूज़ करना स्टार्ट किया कि जो 50 साल से बड़े हैं और जिन्होंने 20 पैक ईयर, एक सिगरेट का मेजरमेंट होता है कि अगर आपने 1 साल 20 सिगरेट पिए तो वो 1 पैक ईयर माना जाता है। तो अगर 20 साल 20 पैक ईयर्स अगर आपने सिगरेट पिए, अगर आपकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है और आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो आप उसका लो डोज CT करते हैं और उसमें अगर कुछ मिलता है तो फिर उसको आगे डायग्नोस करते हैं बायोप्सी के ज़रिए या ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए। तो उसमें देखा कि जो मौत की दर थी वो 20 से 24% कम हो गई लंग कैंसर की वजह से। तो इंडिया में भी उसको
एक तो इतने सारे CT स्कैन जी। करना, एक तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि उसका डायग्नोसिस करने के लिए छोटे से कोई नोड्यूल होता है, उसकी बायोप्सी करना बहुत आसान नहीं होता। ओके। उसके लिए बहुत स्पेशलाइज, मतलब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हो सकता है, लेकिन आप चले जाएं थोड़ा सा बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। एम्स में हो सकता है, अपोलो में हो सकता है, मेदांता में हो सकता है, प्राइवेट फोर्टिस में हो बड़े सकता है, लेकिन ये फैसिलिटी सब जगह मौजूद नहीं होती। दूसरी बात यह है कि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इतनी कॉमन है कि आप लोगों के CT स्कैन करेंगे तो कुछ छोटे मोटे नोड्यूल TB की वजह, पुरानी TB की वजह से होते हैं। तो इसलिए उसका बहुत सारी बायोप्सी करनी पड़ेगी कि एक केस आप पकड़ पाएँ। लेकिन जो जो विज्ञान है वो तो विज्ञान है। विज्ञान ये है कि जिसने इतनी स्मोकिंग करी है उसको अगर हर साल CT करेंगे, लो डोज CT, तो फिर लंग कैंसर जल्दी पकड़ में आ कितनी जाएगा। उम्र में से शुरू कर देना चाहिए? 50 साल के ऊपर। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर किसी ने 15 साल से सिगरेट छोड़ दी है तो उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लंग कैंसर की रिस्क मिनस्क्यूल हो जाती है। दैट ओनली अंडरस्कोर्स द वैल्यू ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग। जी, इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये वाला ना बहुत सारा डेटा ऐसा आता है, सर्कुलेट होता है, हम इंटरनेट पे भी देखते हैं कि आज आपने स्मोकिंग छोड़ा, कल तक आपके लंग्स में ये फ़ायदा होगा, एक हफ्ते में ये चेंज दिखेगा और 1 महीने 1 साल के बाद ये। ऑफ कोर्स आप एक्सपर्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्मोकिंग अगर आज छोड़ते हैं, कोई स्मोकिंग आज क्विट करता है तो उसके लंग्स किस तरीके से, क्या चेंज होगा, कितने दिन में खुश हो जाएंगे वापस? तो अगर आपने स्मोकिंग छोड़ा तो 2-3 घंटे के अंदर आपकी हार्ट रेट वगैरह नॉर्मल से होने लग जाती है। स्मोकिंग के तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म। जी। जैसे मैंने बताया कि लंग कैंसर की जो रिस्क है 15 साल बाद मिनिस्क्यूल हो जाती है, आपने छोड़ा तो। सिमिलरली जो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो 10 साल बाद कम हो जाती है। ओके। COPD जिसको हो चुका है लंग कैंसर की वजह से, मतलब लंग, मैंने आपको बताया था 5 लीटर कैपेसिटी होती है, 5 की 3 हो चुकी है। अगर आपने वो स्मोकिंग छोड़ा तो वो 3 पे रुकेगी नहीं, ओके। कम होती जाएगी, लेकिन उसकी जो डिक्लाइन, मतलब कम होने की दर है, वो कम हो जाती है। तो मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ कि इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं छोड़ते, लोग छोड़ते भी हैं। अगर उनको प्रॉपर काउंसलिंग करी जाए और उनकी अपनी विल पावर है तो तरीके होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उसके हिसाब से वो छोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहिए। जी। अच्छा सर, चूँकि आपने बताया था कि सबसे कॉमन जो लंग्स का इशू या प्रॉब्लम है वो है आपका COPD। COPD के कौन से ऐसे सिम्टम होंगे जो कि किसी को लगना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है? हाँ, तो एक तो COPD किसको होता है, ये इम्पोर्टेंट है। COPD सबसे कॉमन, जो हिस्टोरिकली बात करें तो स्मोकिंग इज नंबर 1, यूज्ड टू बी नंबर 1 कॉज, बट नॉट टुडे। ओके, अभी क्या आज है? के डेट में सबसे कॉमन कॉज COPD का इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो बायोमास फ्यूल होता है। आप सोचें, आप जाएं, कारगिल जाएं, कश्मीर जाएं, कहीं भी जाएं, ठंडी जगह पे एक लेडी खाना बना रही है, वो खिड़की खोलेगी थोड़ी, उस ठंड 0 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, तो PM 2.5 या PM 10 मेजर करते हैं, हम कहते हैं 200। तो जब एक लेडी खाना बनाती है उपले से, या तो अंदर जो PM 10 की जो होती है वो 30,000 होती है। वो उसी में वो खाना बनाती है, खिड़की बंद रहती है, एग्जॉस्ट तो क्या ही बात करें, लाइट, बिजली। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ COPD। आउटडोर एयर पॉल्यूशन, जो हम सब दिल्ली NCR वालों तो बदनाम है हम लोग पॉल्यूशन की वजह से। तो अब जो है COPD का सबसे कॉमन कॉज जो है वो पॉल्यूशन हो गया, इंडोर एज वेल एज
और उसके अलावा बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वहाँ मास्क कुछ नहीं होता, कोई वो जो है ना, टीबी बहुत कॉमन है, टीबी के बाद में सीओपीडी हो जाता है, या किसी को बार बार निमोनिया होता है उसके बाद भी सीओपीडी हो जाता है। तो ये सब मोटा मोटा कॉजेज हैं जिस वजह से होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ल्ड ओवर इट इज़ थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इंडिया में कई स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, तो वहाँ सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो गया। ये इम्पोर्टेंट जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक बार सीओपीडी जिसको हो जाता तो रिवर्सल नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आपने ब्रोंकोडायलेटर लेना, इनहेलर लेना शुरू किया तो वो उससे उसके लंग फंक्शंस इम्प्रूव नहीं होते, सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जो डैमेज हो गया वो हो गया। हाँ, वो डैमेज हो जाती है, लेकिन सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं दवाइयों की वजह से। लंग फंक्शंस वो डिक्लाइन होते जाते हैं। अगर कोई स्मोकिंग छोड़ देता है या जो भी एक्सपोजर है, या फैक्ट्री छोड़ देता है, या जहाँ भी उसको एक्सपोजर हो रहा है, तो उसका डिक्लाइन स्लो हो जाता है। तो ये बहुत एक सीरियस इशू है लंग हेल्थ के बारे में कि हम सीओपीडी को कंट्रोल करें। और जो लंग कैंसर के जो कारण होते हैं और सीओपीडी के कारण होते हैं वो सिमिलर होते हैं। स्मोकिंग जैसे, पॉल्यूशन। अब पहले हम जब पढ़ा करते थे तो अगर किसी ने स्मोक नहीं किया तो हम लंग कैंसर के बारे में नहीं सोचते थे कि भाई इसको ये बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि 90% ऑफ लंग कैंसर स्मोकर्स में होता है। लेकिन दिल्ली का डेटा है कि 40% लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में हो रहा है। देखिए मेरा अगला सवाल यही था, अब वो सवाल का जवाब तो आपने पहले ही दे दिया क्योंकि मैं यही जानना चाहती थी, कोई नॉन स्मोकर है तो उसको भी लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। 10% तो वैसे भी होता था, हमेशा होता था, लेकिन अब जो दिल्ली का डेटा है 40% लंग कैंसर ऐसे हैं जिन्होंने कभी सिगरेट, बीड़ी, हुक्का कभी छुआ भी नहीं है। तो ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से है। और भी कॉजेज होते हैं, जैसे एस्बेस्टस होता है जो सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं उसमें ज़्यादा होता है, या रेडिएशन एक्सपोजर होता है, या कोई हैवी मेटल्स एक्सपोजर होते हैं, बट वो अनकॉमन। लेकिन मोटा मोटा एयर पोल्यूशन बोथ इंडोर एंड आउटडोर एंड टोबैको स्मोकिंग ये लंग कैंसर के कारण है। ओके, तो सीओपीडी में एक्चुअली होता क्या, मतलब डेथ किस वजह से होती है? हाँ, सीओपीडी जो होता है शुरू में तो खांसी होती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर एक स्मोकर है जी, वो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए स्मोक कर रहा है, फिर 15 साल हो गए, फिर उसको सुबह हल्की सी खांसी आती है, उठ के ना वो बलगम थूकता है, वो उसको नॉर्मल मानता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, चलने फिरने में तकलीफ नहीं होती, ये क्लासिकल हिस्ट्री होती है। फिर खांसी थोड़ी सी बढ़ती है, फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो उसको खांसी होती है, और 2 जनों को खांसी हुई, एक को वायरल हुआ तो उसको 5 दिन में ठीक हो गया, उसका वायरल लंबा चले, खांसी लंबी चलती है। धीरे धीरे करते करते फिर उसकी सांस फूलने लग जाती है। फिर आदमी की नेचुरल एक वो होता है कि आदमी की अगर सांस फूलती है तो अपनी वो स्पीड कम कर लेता है, या वो एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है। अभी जैसे मैंने एम्स में काम किया तो मेडिकल आईसीयू था हमारा, सबसे कॉमन कॉज ऑफ आईसीयू एडमिशन वाज सीओपीडी। अल्टीमेटली उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि लंग कैपेसिटी इतनी कम हो जाती है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, और चलते रहते मतलब। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होता है जी, सालों, कई साल लगते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जब डेटा कलेक्ट करो तो पता लगता है दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एज फार एज द लंग डिजीज आर कंसर्न। सर ये बताएं कि एसी में हम लोग ज़्यादातर वक्त अब बिताते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो क्या इसका भी साइड इफेक्ट है लंग्स के लिए? नहीं, एसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि
अगर आपका एसी क्लीन है और या जैसे कूलर का हो सकता है ओके। जहाँ पर, लेकिन एयर कंडीशनिंग की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। कूलर का होता है? कूलर में तो फंगस होते हैं, कूलर में फंगस होते हैं। एक स्टडी हुई थी डॉक्टर शीतू सिंह की लीडरशिप में। आईएलडी एक बीमारी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आपने सुना होगा। वो मैं एक्चुअली आई फॉरगॉट, कॉमन डिजीज में अब आईएलडी भी एक कॉमन हो गई। जी। तो उसका सबसे कॉमन कॉज जो है ना एयर कूलर्स बताया गया था कि कूलर्स में से फंगस, गीला होता है ना, उसमें फंगस निकलते हैं और उस वजह से जो है ना, पर उसका क्रिटिसिज्म है वो अलग बात है। लेकिन कूलर को अगर साफ नहीं किया जाए और उसमें जो कट्ठे होते हैं वो, उससे नुकसान हो सकता है। एयर कंडीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि जो हमारे लंग्स को बेटर कर पाए या उसे मजबूत कर पाए, क्योंकि सिगरेट को हम साइड में रख देते हैं, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सरसाइज आप बता रहे हैं, तो अगर हम रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं तो वो हमारे लंग्स को बेटर कर देगी? हाँ, जनरल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लंग्स के लिए भी अच्छा होता है। तो ब्रिस्क वॉक में क्या होता है, आप लंबी सांस लेते हो। बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब कि आप लंग्स को पूरा फुलाएं और खाली करें, पूरा फुलाएं और खाली करें। एक्सरसाइज में भी वो होता है, स्विमिंग में भी वही होता है, दौड़ लगाने में भी वही होता है। तो आपने शुरू में बताया कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी सांस फूलनी चाहिए, वो जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और वहीं पे गलती कर देते हैं अक्सर, लोगों को लगता है सांस बढ़ गई है, अब आराम कर लेते हैं। नहीं, पर जब आप कार्डियो करते हो, ट्रेडमिल करते हो, तो सांस तो फूलती है आपकी जो जी है, जी, तो इसलिए वो करना चाहिए। ठीक है। और डाइट में कुछ कर सकते हैं क्या, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं डाइट कोई स्पेशल लंग्स के लिए नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट अच्छी होती है, जैसे हार्ट के लिए बहुत डाइट्स होती हैं कि आप फैट कम लो, ओमेगा 3 फैट वो करो, और लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, वो सब एप्लीकेबल होती है। लेकिन लंग के बारे में यही कहूँगा कि एडिक्वेट फ्रूट इंटेक होनी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए, प्रोटीन इंटेक जब हम कहते हैं 1 to 1.25 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट, वो प्रोटीन के कई तरह तरह के नेचुरल तरीके होते हैं, वो आप लें जिसमें एडिक्वेट वाइटामिन्स आपके हों। इसके अलावा कोई आपको कहता है कि ये दवाई खाओ तो आपके लंग्स ठीक ये पर्टिकुलर डाइट खाओ, अखरोट खाओ तो अच्छा हो जाएगा, बादाम खाओ, मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लंग्स को हेल्दी रखने का तरीका यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग, उसमें आप प्राणायाम कर लें, योगा कर लें, जो भी करना चाहें करें, तो आपके लंग्स आर डेस्टाइन्ड टू बी गुड। अगर आप उसको अब्यूज़ करते हो, अब अब्यूज़ कैसे करते हो कि आप सिगरेट पीते हो या एयर पॉल्यूशन आप कर रहे हो अब्यूज़, चाहे आपका उसमें आपका बस नहीं है, इंडोर एयर पॉल्यूशन है, तो आप ही ख़राब कर रहे हो। बाकी तो जी भगवान ने तो अच्छे लंग्स दिए। जी। तो अगर हम लोग इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन दोनों की बात करते हैं, आउटडोर के लिए सजेशन होता है कि आपको N95 मास्क लगाना है, इंडोर के लिए होता है कि आपको घर के अंदर प्यूरीफायर लगाना है। दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, मास्क एक्चुअल में इफेक्टिव है? तो देखिए, ऐसा है कि कोविड के टाइम पर हमने बहुत शोर मचाया कि आप कपड़े का मास्क पहन लो, सर्जिकल मास्क पहन लो, ₹1 वाला मास्क पहन लो तो आप कोविड से गमछा भी बच बांध जाएंगे। सकते हैं। गमछा बांध लो, रुमाल बांध लो, जो भी आपके पास हो। लेकिन एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए ये सब बेकार है, इसका कोई रोल नहीं होता। आप ऐसे, आप देखा होगा लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं अपना कपड़ा बांध, उससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन जो N95 मास्क होता है उससे भी एक बेटर मास्क होता है, KN99 मास्क। वो मास्क थोड़ा मुश्किल से मिलता है, महंगा भी होता है, वो कारगर होता है। N95 और वो, लेकिन उसको पहनना मुश्किल भी होता है और दम घुटता है जी। तो आप पहनेंगे तो वॉक करने जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा वॉक करने में। लेकिन उससे 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन किसको यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। अब जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी आएगा, जब पोस्ट दिवाली यहाँ पॉल्यूशन होगा, AQI 250-300, PM 2.5,
मेजरेबल भी नहीं होगा। उस समय जब आप क्राउडेड मार्केट में जा रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या आप एल्डरली हैं या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग या हार्ट डिजीज़ है जी, उसके लिए वो मास्क N95 मास्क लगाना चाहिए। उनको पहले तो अवॉइड करना चाहिए। हम कहते हैं कि जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो अर्ली मॉर्निंग तो दौड़ लगानी नहीं चाहिए, बिल्कुल। पर फिर भी आपको शौक है जाने का, कई लोग बिल्कुल नहीं रुक पाते, तो उनको N95 मास्क लगाना चाहिए। और अगर आपको सरोजनी नगर, लजपत नगर, करोल बाग ऐसे मार्केट में जाना ही है और आप ससेप्टेबल हैं और उसको मास्क लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फिर से कहता हूँ, ऑर्डिनरी मास्क कपड़े का जी, कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आपने कहा कि एयर प्यूरीफायर, नहीं, मास्क पे एक सवाल मेरा है कि अब ये मास्क को रिप्लेस भी करना होता होगा ना? ऐसा तो नहीं आपने एक बार ले लिया फिर महीनों हाँ, से यूज़ नहीं, कर रहे हैं? मास्क को बिल्कुल रिप्लेस करना होता है। एक दो दिन यूज़ करने के बाद उसको, मेरे पास पिक्चर बनी हुई है, मतलब मैं आपको फॉरवर्ड कर जी, सकता जी, हूँ बिल्कुल, आप कि भेजिएगा। एक मेरे पेशेंट हैं जो सिंगापुर से मास्क मंगाते हैं, उनको ILD है, ओके, तो उन्होंने N99 मास्क मंगाया, सुबह लगाया और शाम तक बिल्कुल काला हो गया। मैंने कहा अच्छा, इसकी पिक्चर मैं उसने मुझे दी थी, मैं आपको भेजूंगा, आप जी, अंदर से वो दिखा सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो रोक रहा है उसको, उन चीज़ों को। तो इसलिए मास्क का पीरियोडिकल रिप्लेसमेंट तो ज़रूरी है। और वो लोग कहते हैं वॉशेबल मास्क, वो किसी काम के नहीं होते मेरे ख्याल से। जी, तो थोड़ा खर्चीला भी है, लेकिन जिसको बीमारी है, जिसको मजबूरी है, जिसको हार्ट की, लंग की बीमारी है, 70-80 साल के हैं, जी। तो उनको पहनना चाहिए। और अब हम जानना चाहेंगे प्यूरीफायर के बारे में। तो प्रियंका, एयर प्यूरीफायर क्या होता है? एयर प्यूरीफायर क्या होता है कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक फ़िल्टर होता है जो कि PM 2.5 को, या जो भी पार्टिकल कह लो, उसको रोकता है। लेकिन एयर पॉल्यूशन के कौन से ऐसे होते हैं? एक तो PM 2.5 होता है और एक गैसेज होती हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो उसके साथ उस पहले फिल्टर होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है एक एड्जॉर्बिटेंट, AD। एड्जॉर्बिटेंट जो होता है वो गैसेस को एड्जॉर्ब करता है। फिर जो उसमें से हवा निकल के आती है, वो आप सोचते हो कि उसमें PM पार्टिकुलेट भी नहीं होंगे और नॉक्सियस गैसेस भी नहीं होंगे, तो जो हवा निकलेगी वो बहुत शुद्ध हवा निकलेगी। वो सच है, शुद्ध निकलती है। लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि आप ये कमरा बंद है, इसका जो साइज़ है उस हिसाब से एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप लिविंग रूम में एक प्यूरीफायर लगा दिया और सोचा घर प्यूरीफायर हो गया, वो नहीं होता है। दूसरी बात है कि जो एयर प्यूरीफायर होते हैं वो खुद भी ओजोन जनरेट करते हैं। तो वो एक एस्थमाजेनिक वो होता है। तीसरा ये है कि अगर उसको प्रॉपरली फिल्टर्स चेंज नहीं करें तो उसमें फंगस जमा हो जाता है, वो फंगस का सोर्स काम होता है। लास्ट में ये है कि WHO इसको नहीं मानता, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उससे हेल्थ इम्प्रूव होती है। वो दिखाता तो है PM 2.5 कम हो गया, लेकिन हेल्थ इम्प्रूव होती है कि नहीं, ये तय नहीं है, अभी तक भी तय नहीं है। हाँ जी, WHO रिकमेंडेड नहीं है। नहीं रिकमेंड। मैं उसमें टोल्ड यू, मैं मेंबर हूँ उसका जो ना जी। लेकिन मेरा ये एक सोच है, इतने साल से मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, कि लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस टू कॉन्ट्ररी। क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ काम नहीं करती। तो इसलिए किसको यूज़ करना चाहिए? जिसको COPD है, जिसको एस्थमा है, जिसको लंग डिजीज़ है, जो 70-80 साल के हैं, एल्डरली हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको स्ट्रोक है या बीमारियां हैं, जिनको कि
जैसे ही एयर पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं उनको निमोनिया या जिसकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए ये यूज़फुल है। लेकिन ये ज़रूरी है कि कमरा बिल्कुल बंद होना चाहिए, एसी, फिर आपको एयर कंडीशनर चलाना पड़ेगा, कमरा बंद होना चाहिए। अगर बार बार चाय आती, पानी आता है, खाना आता है तो वो नलीफाई हो जाता है। बेसिकली रात में आप यूज़ करें तो बेटर है, कम से कम रात 10 घंटे में आप यूज़ कर सकते हैं उसको। आपकी एयर, मेरे को प्रैक्टिकल मुझे पता है, जो मेरे अस्थमा के पेशेंट हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, दे फील बेटर है। आप यूज़ करते हैं? पर्सनल बात पूछे, मैं नहीं यूज़ करता जी। मैं इसलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि मुझे पता है फॉर्चुनेटली आई सो फार सो गुड, ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सही सलाह दूँ। जी। देखिए, यहाँ मेरा कंसर्न सिर्फ ये, बिकॉज आप WHO का जो ये उस कमेटी का आप पार्ट हैं, लेकिन WHO ने क्यों रिकमेंड नहीं किया? अगर ये बेनिफिशियल है तो रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा जो AQI है 200 है जी। उनका जो स्टडी उन्होंने कंडक्ट करी है वो AQI ऑफ 20, AQI उनका होता है इतना, होता है इतना। मैंने उनसे बहस भी करी, मीटिंग जब जेनेवा में बैठे तो मैंने उनसे बहस करी कि भाई आप कह रहे हो स्टडी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी स्टडी PM 2.5 25 पे कर रहे हो, 30 पे कर रहे हो, हम 200 पे चल रहे हैं, 300 पे चल रहे हैं। तो WHO ने बोला कि एविडेंस नहीं है तो हम रिकमेंड नहीं कर सकते। सर एविडेंस उनके पास नहीं है ना, हमारे पास तो है। हमारे पास एविडेंस जनरेटेड नहीं है ना। एविडेंस तब को साइंटिफिक एविडेंस या वैज्ञानिक प्रमाण उसको कहते हैं जब आपने स्टडी करी हुई। वो स्टडीज, ठोस स्टडीज यहाँ भी नहीं है। अब क्योंकि स्टडी आने में कई साल लगेंगे, जब कभी कोई ऐसी स्टडी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमन सेंस भी एक बात होती है ना, थॉट प्रोसेस भी एक बात होती है। हमें तो अब जैसे कोई मेडिसिन है, उसके कई बार हम बिना स्टडी के भी पेशेंट को देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे इनको फ़ायदा होगा। तो सिमिलरली स्टडी नहीं हुई तो क्या हुआ, जब मुझे पता है कि जब AQI जो है आपका 300 है और एयर प्योरीफायर से AQI कम हो जाता है तो फ़ायदा होना ही चाहिए। अब उसका स्टडी करने में तो सालों लग जाता है, किसी भी स्टडी को करने में रैंडमाइज ट्रायल करनी पड़ती है, वो टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि जो लोग ससेप्टेबल हैं, जिनको अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, हार्ट की तकलीफ़ है, जिनकी सांस फूलती है, वो जब एयर पोल्यूशन ख़राब होता है तो एयर प्योरीफायर अच्छी क्वालिटी का जिसमें दोनों चीज़ें हो, फिल्टर भी हो, एड्जॉर्बिटेंट भी हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। कमरा बंद करके रखना पड़ेगा। अपना उसकी जो कैपेसिटी है वो कमरे के वॉल्यूम से कमेंसरेट होना चाहिए, तो वो यूज़ करना चाहिए। जी। और फिल्टर कितने टाइम में चेंज करने का रिकमेंडेशन? फिल्टर उसमें वो इंडिकेटर आ जाता है। उसमें इंडिकेटर हर कंपनी का अलग अलग होता है। जी। अच्छा ये बताएं सर कि आपसे जानना चाहते हैं हम पर्सनल आपने कहा कि मुझे भगवान को ऐसी कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं? आप अपनी लंग्स की, पर्टिकुलरली मैं लंग्स का जानूँ कि उसकी हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? कोई भी जानना चाहेगा कि भाई डॉक्टर खिलनानी क्या करते हैं, हमें ये बताइए। नहीं, मैं अपना रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ और मैं सिगरेट कभी छुआ नहीं आज तक जी। और आपने पूछा है प्रियंका तो बताता हूँ कि मैं 24 साल से 25 साल से शायद जी रोज़ 20, 25, 30 मिनट प्राणायाम योगा करता हूँ। ग्रेट। तो देखिए ये तो आप मानते हैं कि लंग्स के लिए प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग? नहीं, सिर्फ लंग्स के लिए नहीं है, जो प्राणायाम जो होता है वो लंग्स के लिए और जनरल हेल्थ के लिए और अपने मानसिक उसके लिए भी अच्छा होता है। हर चीज़ के लिए इसमें स्टडी की गई थी इस पे। जनरल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट वो सफिशिएंट नहीं होता। आपको मसल स्ट्रेंथनिंग और जो मैंने कहा कि कॉम्बो एक्चुअली आपको हार्ट के लिए कार्डियो करना होगा और मसल्स के लिए आपको मसल स्ट्रेंथनिंग करना होगा, स्ट्रेचेस। मसल स्ट्रेंथनिंग की रिकमेंडेशन है 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, वो काफ़ी है। चाहे घर पे बैठ के आप किसी तरह से भी कर सकते। कितनी देर? 10 मिनट? 10 मिनट काफ़ी होते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट शायद कम होंगे,
आप थेराबैंड से कर लो या कई तरह के बैंड्स होते हैं। रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस आपको करना होता है अलग। अब मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मुझे समझ है कि मैं कौन सी मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। जी जी, तो इसलिए उसको करना चाहिए। ग्रेट। और खाने में आप कोई खास ख्याल रखते हैं अपने? नहीं, खाने में मैंने बताया ना आपको, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स। नहीं, आपके लिए पूछ रहे हैं हम इन जनरल नहीं, आप क्या करते हैं अपनी सेहत हाँ के नहीं, मैं प्रोटीन्स लेता हूँ, आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं लेता हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बॉइल्ड एग्स खाता हूँ और जो अखरोट होता है और बादाम, वो ड्राई फ्रूट्स, दैट आई ईट। हेल्दी ईटिंग कोशिश करते हैं, कोशिश, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिसिप्लिन हूँ। जाते हैं डिनर्स पे भी जाते हैं, खाते हैं, कोई ऐसा। जी, अगर 10 मिनट का ही टाइम आपके पास हो दिन में, आपको लगता है आप बहुत बिजी हैं और नहीं लगता कि आपके पास टाइम निकाल सकते हैं आप, तब आप कौन सी एक्सरसाइज उनको रिकमेंड करेंगे कि ये तो आपको करना ही करना है? कुछ मत करो, कोई फायदा नहीं। 10 मिनट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। नहीं, बट नथिंग, बट ठीक है, आप लंबी लंबी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। आई कैन नॉट से, एंड आई डोंट वांट पब्लिक टू से कि मैं डॉक्टर साहब ने बोला कि 10 मिनट ये कर लो तो काफी है, नहीं है काफी। लोग अपने अपने को जो पसंद आता है वो निकाल लेते हैं बातचीत में से, मुझे ये सूट करता है तो मैं इसको कर लेता हूँ। एक छोटा सा हम आपसे एक रैपिड फायर जानना चाहेंगे, एक छोटा सा रैपिड फायर है। फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन? फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन स्मोकिंग। जी। लंग्स के लिए सबसे गलत हेल्थ मिथ या टिप? नहीं, हेल्थ मिथ यही है कि आप अगर स्मोकिंग करते हो और सोचते हो कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो और अच्छा खाना खाते हो तो आपके लंग्स ठीक रहेंगे, तो ये मिथ। जी। लंग्स के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए हर स्मोकर को और नॉन स्मोकर को? जो स्मोकर्स हैं उनको एक्सरे और स्पायरोमेट्री, मतलब जो लंग फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें एक मशीन में फूंक मारते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। जी। 5 ऐसी आदतें जो कि हमारे फेफड़ों को ख़त्म कर रही हैं, जो ख़त्म कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, डैमेज कर रहे हैं। जो आते हैं, सबसे पहली आदत तो मैंने बताया, हर चीज़, एवरीथिंग बॉयल डाउन टू स्मोकिंग। जी। जो एयर पॉल्यूशन है। थर्ड इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। चौथी बात है, अगर आपको लंग इन्फेक्शन होता है तो उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप, और पांचवी यही बात है कि आपके अगर डाइट संतुलित नहीं है जी। तो आपका लंग्स के अलावा के साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो है ना। जी। देखिए सर, हमारी जो बातचीत है उसका मकसद लोगों को डराना नहीं है। एक चीज़ जो हमने जो शायद बात नहीं करी है कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन का कोई रोल होता है। तो 3 वैक्सीन जो बाकी और भी हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। एक तो निमोनिया की वैक्सीन, जो कि पहले हम हर 5 साल लगाया करते थे, अब एक नई वैक्सीन आ गई है जो लाइफ में सिर्फ एक बार लगाएं तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। जो फ्लू की वैक्सीन है सर, ये निमोनिया वाली तो ये अभी जिन बच्चों को मान लो पहले लग गया 5 साल तक, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है? ये वैक्सीन आई अभी है। हाँ, तो जब मान लो किसी को 5 वाली लग गई तो उसको तो फिर नहीं लगाना है, वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो गया। नहीं, फिर भी लगाते हैं, फिर भी लगाना। उसकी स्ट्रेन बदल गई है, इसलिए स्ट्रेन बदल गई है। जी। जो फ्लू सबको नहीं इंडिकेटेड होती है, 60 साल से बड़े और जो जिनको लंग्स की, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या इम्यूनिटी कम है, या स्प्लीन निकली हुई है जिनकी किसी वजह से, या कोई ब्लड की बीमारियां हैं, एड्स है, या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं लॉन्ग टर्म, या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, उनको इंडिकेटेड होती है। इंडिया में सबको लिए ज़रूरी नहीं होती। जो फ्लू वैक्सीन होती है वो भी इसी तरह से देते हैं, और हेल्थ केयर वर्कर्स को तो सब लेनी होती है। उसके अलावा कोविड वैक्सीन, वो अभी इस समय इंडिया में पब्लिक हेल्थ इशू नहीं है तो उसको नहीं देते। तो बेसिकली निमोनिया और जो फ्लू की वैक्सीन है वो कारगर है, वो लेने से फ़ायदा होगा। तो मैंने क्यों कहा आपसे कि डराना हमारा मकसद नहीं है, इसलिए कि अपनी बातचीत को जो हम ख़त्म करेंगे वो एक अच्छे नोट के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। और आई थिंक वो ये है कि शायद जो हमारे लंग्स हैं, अगर हम उनको एक बार किसी वजह से डैमेज हो गया
खासकर स्मोकिंग की अगर हम बात करें, उससे छोड़ देते हैं तो उसकी रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल जी। काफ़ी रिकवरी फ़ायदा होती है। मैंने बोला आपको कि 15 साल के बाद लंग कैंसर की रिस्क नॉर्मल के बराबर हो जाती है, मतलब नहीं रहती। हार्ट डिजीज़ 10 साल 15 साल के बाद भी रिस्क उसकी बराबर हो जाती है। ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों पे इफेक्ट तो इमीडिएटली आ जाता है। तो इसलिए इट इज़ नेवर टू लेट, जी। इट इज़ नेवर टू लेट। उसमें हमारा फ़र्ज़ है पेशेंट्स को बताना, सबको अवेयर कराना, जिसमें आप प्रियंका ये अच्छा काम कर रहे हैं। जब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आदमी के मन में आ जाता ना कि मुझे छोड़ना, तभी वो छोड़ पाता है। हमारे कहने से या आपके कहने से कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके मन में आएगा तब वो अपने विल पावर और हमारे सपोर्ट से, हमारे उससे जो है ना, ऐसा नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत लोगों ने छोड़ा है। मतलब जो छोड़ना चाहते हैं उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा? पहली बात तो समझे और अपने डॉक्टर से बात करें कि देखिए तलब जो होती है ना वो इतनी तेज़ होती है कि, और सिगरेट बीड़ी ऐसी चीज़ें जो हर कोने पे अवेलेबल है जी। तो, और अब तो खैर पब्लिक प्लेस पे बंद हो गई है एक तरह से, लेकिन मिलते हैं सर सब बाहर, आप कहीं नहीं, भी जाएंगे पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करते हाँ, ना नहीं लोग। कर नहीं सकते, लेकिन अवेलेबल तो है। जी। कहने की बात है दोस्तों के बीच में तो लोग, फिर तो आपको दोस्त कहते हैं एक कश ले ले यार, और फिर ये आदमी ये सोचता है कि अच्छा मैं कल से छोड़ूंगा। आज ही सुबह एक मेरे पास एक हेल्दी ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधी सिगरेट पी के छोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ, या 2 कश लेके छोड़ देता हूँ, या 5 की जगह मैंने 3 सिगरेट कर दी। वो प्रियंका कभी नहीं चलता। होता ये है कि फिर कोई स्ट्रेस आ जाएगी, कभी बीवी से झगड़ा हो जाएगा तो 5 की जगह वो 10 पिएगा, उसका कोई मतलब नहीं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आपको अगर स्मोक छोड़नी है तो ऐसे छोड़नी है कि आज छोड़ी। और इसको कहते हैं कोल्ड टर्की टेक्निक। मतलब किसी की वाइफ का बर्थडे है तो मैं इस दिन छोड़ दूंगा, या मेरा बर्थडे है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, या मेरे बच्चे का बर्थडे है, उस दिन छोड़ी तो कसम खा लेगी अब नहीं पीऊँगा। हमारा कहाँ पर रोल आता है, अब आपको उसको तलब हो रही है तो हम उसको तरीके बताते हैं, उसको सरकमवेंट कैसे करें। दवाइयाँ होती हैं जिससे कि तलब कम हो। निकोटीन रिप्लेसमेंट भी होता है जिसका मैं प्रोपोनेंट नहीं हूँ, क्योंकि आप निकोटीन देना शुरू करते हो तो आपने उसकी एडिक्शन को तो कम नहीं किया, एडिक्शन बरकरार है। फिर किसी दिन वो सोचेगा कि आज निकोटीन पैच नहीं है, निकोटीन गम नहीं है, तो चलो सिगरेट ही पी लेता हूँ। पर ये एक तरीका है। वेपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी साइंटिफिकली जब प्रो कॉन डिबेट्स होती हैं तो कई उसके प्रोपोनेंट भी बात करते हैं। इट इज़ डेफिनेटली सेफर देन सिगरेट बट इट इज़ नो सॉल्यूशन। तो जो समझता है आदमी, जो समझता है और विल पावर होती है तो छोड़ पाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने हमारे साथ शेयर की, और अच्छी बात यह है कि जो कुछ चीज़ों को लेकर एक मिसकंसेप्शन था या गलत इन्फॉर्मेशन थी, जैसे वेपिंग पे जो आपने बात की कि उसको लगता है कि वो सेफ़ है तो सेफ़ नहीं है, और भी बहुत सारी बातें और बताई आपने। साथ साथ ये भी बताया कि कैसे आप चाहें तो अपनी जो स्मोकिंग की हैबिट छोड़ सकते हैं, अपनी लंग्स को वापस हेल्दी कर सकते हैं काफ़ी हद तक। बिल्कुल कर सकते, जी बिल्कुल कर सकते। तो आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की और आपने इतना सारा टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका धन्यवाद।